छोटे से गांव में वीरू और रतन नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों खेती का काम करते थे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उनकी फसल अच्छी नहीं होती थी। इसी वजह से वे हमेशा परेशान रहते थे। वीरू खेत से अपने घर की ओर जा रहा होता है। कभी उसे रास्ते में जमींदार मिल जाता है और वीरू से कहता है, अरे रुक वीरू के बच्चे, जाता कहाँ है? मेरे पैसे कब लौटा रहा है? थोड़ा समय दे दीजिए मालिक, जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे क्या, मेरे घर में खाने का दाना तक नहीं है मालिक। बहुत हो गया तुम्हारा, और तुम्हें बहुत समय दे दिया। अभी सिर्फ तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी बची कुची जमीन और ये घर तुमसे छीन लूंगा और फिर तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। याद रखना, सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। वीरू उदास होकर अपने घर की ओर जाता है। अपनी पत्नी कविता से कहता है, कविता, कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ, लेकिन घर में बहुत ही कम अनाज बचा है। उसमें बस 3-4 दिन का गुजारा हो पाएगा। आपने कुछ सोचा है कि आगे क्या होगा? इस बार खेत से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आप कुछ करते क्यों नहीं? जमींदार भी बार बार आकर पैसे के लिए सताता है। उसका कर्ज हम कहाँ से चुकाएंगे? वीरू उदास होकर कहता है, क्या करूं कविता, तुम तो जानती हो कि मैं खेत में कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। हमेशा हमारी फसल खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि अब मुझे खेती छोड़ देनी चाहिए और कोई और काम तलाश करना चाहिए। खेती के भरोसे हम कब तक बैठे रहेंगे? ऐसे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा और हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कविता गुस्से में कहती है, मैं कितने दिनों से आपसे यही कह रही हूँ, लेकिन आपके दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है। मेरी बात सुनते ही कहाँ हो आप? जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है, तब आपको ये सब याद आ रहा है? जमींदार कल धमकी देकर गया है। अगर हमने उसका कर्ज नहीं लौटाया तो वह हमें घर से बाहर निकाल देगा। वह हमारी बची कुची जमीन भी हड़प लेगा। अब आप कुछ कीजिए, वरना मैं आपको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपसे होता तो कुछ नहीं। अगर इस बार आपने कुछ नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सोच लीजिए। वीरू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। मैं कल जाकर जंगल से शहद लाऊंगा। उसके लिए पैसे भी नहीं लगेंगे और मैं उसे गांव-गांव जाकर बेचूंगा। कविता कड़े शब्दों में कहती है, जो करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे बस पैसे चाहिए। कुछ भी करके पैसे कमा कर लाइए। बिना पैसे लिए घर मत आइएगा। वीरू के पड़ोसी रतन का भी यही हाल था। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से। आप कुछ करते क्यों नहीं? कब तक हम ऐसे उधार की जिंदगी जीते रहेंगे? मेरी बहन के पति को देखो। मेरे बहन को और उसके पति को मेरे मायके में कितनी इज्जत मिलती है। जहाँ भी जाती है उसका लोग बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसे घर बुलाते हैं, क्योंकि उसका पति बहुत कमाता है। और मेरे पति को देख लो, मुझे कोई पूछता तक नहीं, कोई ठीक तरह से बात तक नहीं करता। वो भी आपकी वजह से, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। सिर्फ आपके वजह से मेरी कहीं पर भी कोई इज्जत ही नहीं रही। मुझे कोई नहीं पूछता।
कितने साल हो गए आज तक आपने कभी अपने पैसे से मुझे एक साड़ी तक नहीं दिलाई। मैं अपनी बहन की उतरी हुई साड़ी पहनती हूँ। अरे भाग्यवान, कहाँ से लाऊं पैसे? और तुम तुम्हारी बहन के पति की क्या बात कर रही हो? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तो एक नंबर का लुच्चा है, बदमाश है। गांव से सस्ता सामान उठाता है और शहर में मिलावट करके 4 गुना दाम लगाकर बेचता है और लोगों को ठगता है। वो कुछ भी हो लेकिन पैसे तो कमाता है ना। आपसे तो कुछ भी नहीं हो पाता। जितना आप साल भर में कमाते हो इतना वह 1 महीने में कमाता है। आपकी और उसकी कोई बराबरी नहीं है। और आपको किसने रोका है? आप भी वैसा ही कोई काम करो और पैसे कमा कर दिखाओ। मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास गाय है ना, कल से गांव-गांव जाकर दूध बेचता हूँ। और हाँ, उसमें आधा पानी भी मिला दूंगा, जिससे दूध या किरकिरा ज्यादा हो जाएगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अगले दिन वीरू और रतन अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वीरू जंगल में मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने लगता है। काफी देर तलाशने के बाद उसे एक बड़ा छत्ता नजर आता है। वह उसे देखकर सोचता है, अरे वाह, इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, इसमें से तो बहुत सारा शहद निकलेगा। अगर आज यह छत्ता मुझे मिल गया तो इससे अच्छा खासा शहद निकाल सकूंगा और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। वीरू बड़ी मुश्किल से छत्ते को पेड़ से नीचे उतारता है और उसमें से शहद निकालकर एक डिब्बे में भर लेता है। फिर वह उसे घर लेकर जाता है। अगले दिन वीरू और रतन शहद और दूध लेकर गांव में बेचने के लिए निकलते हैं। गांव की बाजार में वीरू आवाज लगाता है, ताजा ताजा शहद ले लो, शक्कर से भी मीठा शहद ले लो। रतन भी पुकारता है, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, गाय का शुद्ध दूध ले लो, चाय बनाकर पियो, अपने बच्चों को पिलाओ, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। तभी एक ग्राहक वीरू से पूछता है, अरे भैया, शहद कैसे दिया? 100 रुपए किलो है भैया, बहुत ताजा है। आज ही पेड़ से निकाल कर लाया हूँ, ले लो। अरे ये तो बहुत महंगा है भैया, 60 रुपये लगा दो। भाई, बड़ी मुश्किल से पेड़ से शहद निकाला है, पर तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हें 60 रुपए में दे दूंगा। लेकिन मैं किसी और को 100 रुपए से कम में नहीं देने वाला। वहीं एक ग्राहक रतन से पूछता है, अरे भाई, दूध कैसे दिया? 50 रुपए लीटर है शुद्ध गाय का दूध। बोलो कितना लीटर दूं? मुझे तो ये किसी तरह से शुद्ध नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि तुमने इसमें पानी मिला दिया है। ऐसे दूध के मैं सिर्फ 30 रुपए ही दे पाऊंगा। अगर देना हो तो बोलो। इतना कम में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, चाहे तो 40 रुपए में ले लो। पहले दिन दोनों की अच्छी कमाई हो जाती है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पैसे देकर दोनों की पत्नी भी खुश हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों बाजार में दूध और शहद लेकर बैठ जाते हैं। वीरू आवाज लगाता है, शहद ले लो, शहद ले लो, ताजा ताजा शहद ले लो, शक्कर से भी मीठा शहद ले लो। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो, गाय का शुद्ध दूध ले लो, चाय बनाकर पियो, अपने बच्चों को पिलाओ, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध। दूध लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन शहद लेने के लिए कोई नहीं आता। ये देखकर वीरू को गुस्सा आता है। उसे जलन होने लगती है। तभी वीरू गुस्से में एक ग्राहक से कहता है, ये क्या तुम लोग इससे दूध खरीद रहे हो? ये तो दूध में आधा पानी मिलाकर बेच रहा है।
रतन को यह सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलता है, तूने क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है? मैं मिलावट वाली चीज नहीं बेचता। मिलावट तो तू करता है। शहद के नाम पर लोगों को ठगता है और गुड़ का पानी बेचता है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर वह घर चले जाते हैं। घर जाकर वीरू निराश होकर बैठ जाता है। कविता कहती है, आज कितनी कमाई हुई? कुछ मत पूछो कविता, आज कुछ भी नहीं मिला। उस रतन ने सारा काम चौपट कर दिया। खुद मिलावटी दूध बेचता है और लोगों के सामने मेरे शहद को मिलावटी कहता है। इसका मतलब खाली हाथ ही आए हो? मैं अच्छी तरह से जानती थी तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें बस बातें बनाना आता है। अरे मिलावटी सही, लेकिन रतन को पैसे तो मिले ना। उनका दिमाग तो देखो, मिलावटी दूध बेचकर भी पैसे कमा रहे हैं। आपके पास तो दिमाग है ही नहीं, तो क्या खाक शहद बेच पाओगे? बस कविता, बहुत हो चुका। अब तुम देखना मैं कैसा दिमाग लगाता हूँ। उस रतन से मुफ्त में सारा दूध ना निकाला तो मेरा भी नाम वीरू नहीं। हाँ हाँ पता है, तुम तो बस बातें ही करते रहो। अगर कल तुम पैसे लेकर नहीं आए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। घर में अन्न का दाना नहीं है। रतन के घर भी विमला रतन से झगड़ा करती है। अरे इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी कमाई करके दिखाओ तो मानू। कमाई अच्छी होने वाली थी, लेकिन उस वीरू ने लोगों को यह कहकर भगा दिया कि मैं मिलावटी दूध बेचता हूँ। पता नहीं, शायद अब लोग मुझसे दूध भी ना खरीदे। वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर कल पैसे लेकर नहीं आए तो मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ। बहुत हो चुका। रतन सोचता है, इस वीरू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे तो मैं कल देखता हूँ। दूसरे दिन वीरू अपनी पत्नी से कहता है, कविता तुम एक काम करो, आज तुम मुझे शहद के डब्बे में गोबर भर के दे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? अब तुम गोबर बेचने निकलोगे? तुम बस उतना करो जितना कह रहा हूँ। आज देखना, तुम्हें इस गोबर के बदले 5 लीटर ताजा दूध ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। मुझे लगता है आप पगला गए हो। मैं भी देखती हूँ इस गोबर के बदले आपको कौन दूध देता है। अगर दूध लेकर नहीं आए तो घर में घुसना भी मत। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे बाजार जाने में देरी हो रही है। इतना कहकर वीरू घर से निकल जाता है और रतन भी इसी तरह से दूध की जगह बिमला से पानी भरने के लिए कहता है और पानी लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। उसके जाते ही विमला सोचती है, क्या करूँ इस आदमी का? अब पानी बेचने निकला है। कहकर गया है कि पानी के बदले शहद लेकर आऊंगा। पता नहीं, शायद इसका दिमाग खराब हो चुका है। रास्ते में कुछ गांव के लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है। बड़ी भीड़ लगी बड़ी होती है। वीरू और रतन वहां रुक जाते हैं और भीड़ का फायदा उठाकर वो दोनों एक दूसरे का डब्बा उठाकर वहां से निकल जाते हैं और मन ही मन दोनों बहुत खुश होते कि आज गोबर के बदले दूध मिल गया। और रतन सोचता है पानी के बदले शायद मिल गया और दोनों अपने अपने घर आते हैं। वीरू घर जाते ही वो डब्बा उसकी पत्नी के सामने रख देता है और बोलता है, देखा मेरा दिमाग? ये लो, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें गोबर के बदले आज दूध लेकर आऊंगा। देखो, इसमें 5 लीटर दूध है। अब चाहे जो बनाना है वो तुम बना सकती हो। चाहे खीर बनाओ या फिर जो चाहे करो। जैसे ही कविता डब्बा खोलकर देखती है
तो उसमें दूध की जगह पानी ही भरा होता है। यह देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती है, ये क्या है? तुमने तो कहा था इसमें दूध है। ये डब्बा पूरा पानी से भरा पड़ा है। बड़े आए थे गोबर के बदले दूध लेकर आने वाले। तुमसे बड़ी बड़ी बातें करवा दो बस। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम घर दूध नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो अब निकलो यहाँ से, और जब तक ढंग के पैसे नहीं कमा लेते तब तक घर वापस मत लौटना। इधर रतन भी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसे पानी के बदले शहद मिलने वाला है। जैसे ही उसकी पत्नी वह डब्बा खोलकर देखती है तो उसमें सारा गोबर ही गोबर भरा हुआ मिलता है। रतन की पत्नी भी उसे गुस्सा होकर घर से बाहर निकाल देती है। रतन घर से बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाता है तो देखता है वहां वीरू बैठा है। वो वीरू के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, क्यों रे वीरू के बच्चे, तू तो बहुत बड़ा ठग निकला। तू शहद की जगह गोबर बेचने निकला था। तू मुझसे क्या कहता है? तू तो महाठग निकला। तू तो दूध की जगह पानी बेचने निकला था। दोनों चुप हो जाते हैं। फिर दोनों को हंसी आ जाती है। क्या यार, तू भी? हम दोनों का दिमाग भी एक जैसा ही है, बस पैसे ही नहीं कमा पाते। मेरी पत्नी ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। मेरा भी वही हाल है वीरू, तभी तो यहाँ आकर बैठा हूँ। कुछ दिमाग लगाओ यार, पैसे कमाने की कोई तरकीब सोचो। दोनों सोचने लगते हैं। तभी वीरू बोलता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे हम मुंह मांगी कीमत पा सकते हैं। ऐसी कौन सी तरकीब है भाई जिससे हम इतने पैसे कमा सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुन। फिर दोनों दूसरे गांव की ओर निकल पड़ते हैं और गांव के सोनार के घर जाते हैं और उसके घर जाकर बोलते हैं, राम राम भैया, हम पड़ोस के गांव से आए हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, आइए ना बेटिए, बोलिए, क्या बात है? आपके पिताजी ने 6 महीने पहले मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। मैं वही मांगने आया हूँ। क्या 2 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम है? पिताजी ने मुझे इस बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया। फिर मैं आपको 2 लाख रुपए कैसे दे दूं? और मुझे कैसे पता चले कि पिताजी ने आपसे उधार लिए थे? पिताजी की डायरी में तो किसी का उधार दर्ज नहीं है। भैया, आपके पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना व्यवहार भरोसे पर ही किया करते थे। ना मेरे पिताजी ने कभी डायरी में लिखा था, ना आपके पिताजी ने। और मुझे पता है 2 महीने पहले ही आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। मैं तो पिछले महीने ही आ रहा था, लेकिन मुझे तब आकर पैसे मांगना सही नहीं लगा, इसलिए मैं आज आया हूं। लेकिन मैं कैसे मानूं कि मेरे पिताजी ने आपसे 2 लाख रुपए लिए थे? तुम्हारे पास कुछ तो सबूत होगा। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं ना? ऐसे तो कोई भी आएगा और मेरे पिताजी के नाम पर मुझसे पैसे निकालने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं सबको पैसे देता फिरूं? मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। तुम्हारे पिताजी के पक्के दोस्त का बेटा हूं। तुम्हारे पिताजी और हमारी अच्छी जान पहचान थी, शायद तुम नहीं जानते। वे अक्सर हमारे गांव आया करते थे, और मेरी ईमानदारी पर तो बिल्कुल भी शक मत करो। मेरे जितना ईमानदार आदमी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे पिताजी भी जानते थे कि मैं कितना ईमानदार हूं। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
मैं ये मान ही नहीं सकता कि मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी रकम मुझसे बिना पूछे तुमसे उधार ली होगी। पहले कोई सबूत लेकर आओ, फिर बात करेंगे। तुम्हें मेरी ईमानदारी पर शक है? अच्छा ठीक है, मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी ही आकर तुम्हें सच बताएं, तो क्या तुम मानोगे? क्या तब तुम मेरे पैसे मुझे लौटा दोगे? यह कैसे संभव है? यह नामुमकिन है। लेकिन अगर मेरे पिताजी ने खुद आकर मुझसे कहा कि उन्होंने तुमसे पैसे लिए थे, तो मैं पैसे लौटाने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो ठीक है, खुद तुम्हारे पिताजी ही मेरी ईमानदारी का सबूत देंगे। थोड़ी देर बाद जहां तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां आकर मुझसे मिलना और गांव वालों को भी साथ लेकर आना। तभी तुम्हें और सारे गांव वालों को पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। अगर मेरी बात में सच्चाई है और ईश्वर मेरे साथ है, तो खुद तुम्हारे पिताजी ही इस बात का गवाह बनकर आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सारे गांव वालों को लेकर सोनार का बेटा उस जगह पर पहुंचता है और फिर वीरू पिताजी को आवाज लगाकर बोलता है, राम राम काका जी, मैं वीरू हूं, आपके सच्चे मित्र प्रेमचंद का बेटा। काका जी, आपको पता है, पहले आपने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे। आपके बेटे से मांगने आया हूं, लेकिन आपका बेटा मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। वह मुझे पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। आप तो जानते हैं कि सच क्या है। मैं आपसे निवेदन करता हूं काका जी, आप अपने बेटे को सच बताइए और उससे कहिए कि मेरे पैसे मुझे लौटा दे। यहां कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। आपको आज मेरे लिए बोलना ही होगा। आपको आपकी दोस्ती का वास्ता, कुछ बोलिए काका जी। तभी उस जगह से आवाज जाती है। वहां के सारे लोग चौंक जाते हैं। हाँ बेटे, तू बिल्कुल सच कह रहा है। अशोक बेटा, वीरू बिल्कुल सच कह रहा है। 6 महीने पहले मैंने इससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बेटा, मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं रखा। मुझे तुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। बेटा, ये बहुत ईमानदार आदमी है, इसके पैसे मत रखना। और अगर ये ब्याज भी मांगे तो भी देना। इसके पैसे आज ही लौटा दो बेटा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कभी किसी का उद्धार नहीं रखना चाहता। खूब खुश रहो बेटा। सोनार का बेटा अशोक बहुत चौंक जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह भावुक हो जाता है और वहां के सारे लोग चौंक जाते हैं। हाँ पिताजी, मैं वीरू के पैसे आज ही लौटा दूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगा। सच में विरुद्ध भैया, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। मानना पड़ेगा आपकी ईमानदारी को। आज आपकी ईमानदारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे मृत पिताजी को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। आप मेरे साथ चलिए, मैं आज ही आपके पैसे लौटा देता हूँ। वीरू बहुत खुश हो जाता है और उसके घर जाता है और 2 लाख रुपए वह आदमी उसे दे देता है। फिर वीरू वहां से चला जाता है। इधर रतन उस गड्ढे में से बाहर निकलता है और कहता है, ये वीरू कितना बड़ा बदमाश है। मुझे यहाँ गड्ढे में उतार कर निकालने भी नहीं आया। मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया और पैसे लेकर पता नहीं कहाँ भाग गया होगा। अभी जाकर देखता हूँ। रतन रास्ते में ही वीरू का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर वीरू आ जाता है। रतन उसके ऊपर गुस्सा करता है। अरे रतन, गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? मैं तो पैसे लेने ही गया था और मैं तुम्हें निकालने ही वाला था। जो भी किया है हम दोनों ने मिलकर किया है। तुम्हें अकेले पैसे कैसे निकाल जाता? मैं तुम्हें अभी निकालने ही आ रहा था। अच्छा, गुस्सा थोड़ा कम कर, हमें पैसे तो मिल गए ना? अच्छा ठीक है,
लेकिन अब तो शाम हो गई है, हम अभी घर नहीं जा सकते। हमें काम करना चाहिए। पास में एक झोपड़ी दिख रही है, आज रात वहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। दोनों रात में उस झोपड़ी के अंदर रुक जाते हैं और सो जाते हैं। तभी वीरू उठता है, उसके मन में लालच जाग जाता है और वह रात को ही पैसों की पोटली को दूसरी जगह पर छुपा देता है और सोने का नाटक करता है। सुबह उठकर रतन पोटली ढूंढता है और वीरू से पूछता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो सो रहा था, पता नहीं कहीं चोरी तो नहीं हो गई। अरे ऐसा मत बोलो भाई, कितनी मुश्किल से इतना दिमाग लगाकर पैसे निकाले हैं। मैं अभी ढूंढता हूँ। वीरू भी पैसे की पोटली ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन रतन को पोटली एक जगह पर मिल जाती है। रतन के मन में भी लालच आ जाता है। वह उस पोटली को दूसरी जगह पर छुपा देता है और वीरू से जाकर कहता है, क्या करें वीरू, पोटली तो कहीं मिल ही नहीं रही। लगता है हमारी किस्मत ही फूटी है। अब हमें खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। मैं तो ऐसे घर नहीं वाला। एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मुझे तो मेरी पत्नी घर के अंदर घुसने भी नहीं देगी। वीरू मन ही मन सोचता है, अगर ये यहां से नहीं गया तो मैं पोटली कैसे घर लेकर जाऊंगा? इसे यहां से भेजना ही होगा। नहीं भैया, नहीं जा सकता। मेरे घर का भी वही हाल है। मेरी पत्नी भी मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। मैं तो ऐसे घर नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। दोनों भी घर रहे जाते वहीं पर रुक जाते हैं और दोनों में बहस होने लगती है। जरूर तूने ही पोटली कहीं छुपाई होगी, इसलिए तो यहां से नहीं जा रहा। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तू बहुत बड़ा लालची है, इसलिए तो दूध में पानी मिलाकर लोगों को ठगता था। तू तो मुझसे भी बड़ा लालची है। सोनार के बेटे को लूटने की तरकीब तेरी ही थी, अब नाटक कर रहा है। पोटली मैंने नहीं छुपाई, पोटली तूने छुपाई, इसलिए तू भी यहां से जाने से मना कर रहा है। सच बता, पोटली कहां रखी है? मैंने नहीं, तूने छुपाई है। और तरकीब मेरी थी ना, तो पैसे भी मेरे हुए। फिर निकल अब यहां से, मैं अपनी पोटली खुद ढूंढ लूंगा। ऐसे कैसे? मैंने तेरा बराबर का साथ दिया है। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की ताकि लोगों को तुझ पर भरोसा हो सके। के अंदर जाकर बैठा रहा और उसके पिताजी की आवाज में बात की। तुझसे भी ज्यादा मेहनत मैंने की है, पैसे मुझे मिलने चाहिए। और तू तो बहुत बड़ा एहसान फरामोश निकला। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और पैसे लेकर भाग रहा था। अरे तू तो इस धरती पर बोझ है, उस गड्ढे में ही मर जाता तो अच्छा होता। मेरे पैसों में हिस्सा तो नहीं पड़ता। गलती मेरी है जो मैंने तुझे अपनी तरकीब बता दी। मुझे तुझे शामिल ही नहीं करना चाहिए था। तभी एक चोर आकर उस पोटली को उठाकर ले जाता है। रतन और वीरू से देख लेते हैं और उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर उनके हाथ नहीं आता, भाग जाता है। दोनों सिर पकड़ नीचे बैठ जाते हैं।